हेलो दोस्तों, आज हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि भविष्य में आने वाली बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाने की संभावना है और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी प्रश्न गए हैं ऐसे। तो सभी प्रश्न लगभग ऐसे ही हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन करा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपसे पूछी जा रही कब हुई थी, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 24 अक्टूबर 1945। इसका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बाकी इसमें और भी अन्य तिथियां दी गई हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर 1956 ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारे संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। पूरी तरीके से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले ही कुछ संविधान के प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1949 जो है इसका संबंध 26 जनवरी 1949 का संबंध जो है ये इस दिन हमारा संविधान जो तैयार हुआ था, तो इसलिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 26 जनवरी 1949 का संबंध जो है ये संविधान दिवस से, या इस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से बन करके तैयार हुआ था। अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है और अगला प्रश्न जो है हमारा दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो हेग में स्थित है, अमेरिका में स्थित है, रोम में स्थित है या भारत में स्थित है। तो इन प्रश्नों का जवाब क्या होगा आप एक बार सोच करके देखें और आंसर दें। तो आप इस प्रश्न का आंसर दें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हेग में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हेग, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है इसमें कुल कितने सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो होती है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं और 15 सदस्यों में 10 सदस्य जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 सदस्य जो होते हैं ये स्थायी सदस्य होते हैं। तो ये जो 5 सदस्य हैं ये संयुक्त राष्ट्र की जब सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था तभी जो इन 5 राज्यों को निश्चित कर दिया गया था। बाकी ये जो 10 राज्य हैं इन 10 राज्यों का हर वर्ष महासभा के द्वारा चुनाव होता है जो कि 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो अब इस प्रश्न पर देखें, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसकी सुरक्षा परिषद में जो है कुल सदस्यों की अगर बात करें तो कुल सदस्य 15 हैं। कुल सदस्य 15 हैं, 10 सदस्य इसमें अस्थायी हैं, 10 सदस्य इसमें जो हैं वो अस्थायी हैं, 5 सदस्य इसमें स्थायी हैं। और अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य निम्न में से कौन से नहीं हैं। मतलब इसमें जो 5 सदस्य आपको बताए गए थे उसमें कौन कौन सा मतलब है, कौन कौन सा नहीं है। जब आपको ये पता होगा तभी इस प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे। तो कौन सा सदस्य इसमें नहीं है, तो एक बार देखेंगे कौन सा सदस्य नहीं है। तो अमेरिका है इसमें, फ्रांस भी है, चाइना भी है। इसके अलावा कुल 5 होते हैं, तो 5 में 3 तो ये हो गए। भारत नहीं है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सदस्य। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। 5 राज्यों में चीन, फ्रांस, अमेरिका हो गया। इसके अलावा इसमें अमेरिका भी सम्मिलित है, तो चीन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, इन 5 देशों को जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है।
अस्थायी सदस्य का मतलब देखो, स्थायी सदस्य जो हैं वो तो 5 हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है और चाइना है, और उसके साथ ही साथ फ्रांस है। तो इन 5 राज्यों को निश्चित कर दिया गया था, तो इनका कार्यकाल कभी भी खत्म नहीं होता है। ये स्थायी सदस्य हैं, ये कभी भी हटाए नहीं जा सकते हैं। बाकी जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों का होता है। तो अभी अब हमने चर्चा की थी कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, हर 2 साल के बाद जो है इनका चुनाव महासभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, अच्छा यहाँ पर कुछ संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए गए, उनको भी याद रखें कि 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुनाव किया जाता है अस्थायी सदस्यों का, अभी भी जिसकी हम बात कर रहे थे। 5 स्थायी सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें एक रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है और चीन है। तो इन पाँचों जो है राष्ट्रों को याद रखना है, ये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये परमानेंट मेंबर या स्थायी सदस्य हैं। इनका कार्यकाल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि ये कभी भी हटाए नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जो है कुल 6 अंग होते हैं। तो 6 अंगों में क्या क्या होता है, एक महासभा होती है, एक सुरक्षा परिषद होती है जिसमें कुल 15 सदस्य आपने देखे, 10 स्थायी, अस्थायी और 5 स्थायी। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आप याद रखिएगा कि कुल जो है संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने अंग होते हैं, तो 6 होते हैं। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, सचिवालय और न्यायालय। अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कह रहा है कि देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। आपको ज्ञात होगा कि आज़ादी के बाद हमारा जो देश था वो करीब करीब 500 के आसपास में देशी रियासतों में बटा हुआ था। छोटी छोटी रियासतें हुआ करते थे, वहाँ के राजा लोग हुआ करते थे। अब हमारे भारत को आज़ादी मिल चुकी थी, तो पूरे भारत पर अलग अलग क्षेत्रीय जो है शासकों का शासन था। तो उनको भारत के रूप में जो है संगठित करना था, इस इंडिया के रूप में संगठित करना था। तो उसके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सरदार पटेल, इसका जो सही जवाब यही हो जाएगा, सरदार पटेल। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ये थे हमारे भारत के। राधा कृष्णन की बात करेंगे तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे, हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू तो आप सभी जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा है कि सीमांत गांधी के नाम से इसमें से कौन जाना जाता है। सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी के नाम से इसमें से कौन जाना जाता है, तो अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार बलदेव सिंह और सरदार पटेल। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो सरदार पटेल अभी आपने देखा कि देशी रियासतों के एकीकरण में इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाकी सरदार पटेल जो हैं, सरदार पटेल को हमारे भारत का पहला गृह मंत्री बनाया गया था। सरदार पटेल को हमारे भारत का पहला गृह मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा सरदार बलदेव सिंह की अगर हम बात करें तो ये हमारे भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जो ऑप्शन नंबर बी है। खान अब्दुल गफ्फार खान का मतलब ये इनका वास्तविक नाम था और इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी में कहें तो फ्रंटियर गांधी, क्योंकि ये महात्मा गांधी के, हम ये कह लें कि महात्मा गांधी को ये फॉलो करते थे, उनका अनुसरण करते थे। और आज़ादी के बाद बंटवारे के साथ ये पाकिस्तान देश के जो है सदस्य या उसके नागरिक हो जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान से एक फैक्ट और बनता है कि हमारे भारत में जब भारत रत्न प्रारंभ किया गया था तो भारत रत्न जो है सिर्फ हमारे भारतीयों को, भारत का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो भारतीयों को दिया जाता था। लेकिन ये पहले व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न जो है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो विदेशी थे और उनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद नेल्सन मंडेला को भी मिला, अन्य कई लोगों को मिला, लेकिन पहले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को या बांग्लादेश को यानी बांग्लादेश का गठन पाकिस्तान से, यानी बांग्लादेश को, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा,
तो देखिएगा बांग्लादेश का, इसमें सीधे ये पूछ रहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब अलग किया गया था। तो इसमें 1975, 71, 77 या 53। तो देखेंगे 53 में अगर हम बात करें तो बहुत सारी घटनाएं हैं। भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को अलग किया गया 1953 में। 1953 में ही काका कालेलकर आयोग आया था ओबीसी के आरक्षण को लेकर के। तो 1953 की कई सारी घटनाएं होती हैं। 1977 की बात करेंगे तो 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जिसमें प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। और 1975 की बात करेंगे तो 1975 का संबंध जो है ये आपातकाल से है। इसको भारत कभी भी नहीं भुला सकता है क्योंकि ये सबसे बड़ी घटना है। 1975 ये आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल किसने लगाया था? तो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। तब इंदिरा गांधी जी ने नहीं लगाया था ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि आपातकाल लगाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। तो इन्हीं के जो है कार्यकाल में इंदिरा गांधी जी के ही कार्यकाल में आपातकाल लगाया गया था। और इस समय स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल थीं। तो सरकार को लगा कि आपातकाल लगना चाहिए, तो आपातकाल लगा दिया गया। और इसी आपातकाल के जस्ट बाद 1977 में जब चुनाव हुआ तो उसमें जो है कांग्रेस को भारी हार हुई और पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी। अगला प्रश्न हमारा है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन इसमें पूछ रहा है किसने किया था। तो आप याद रखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, 1939 में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था या प्रारंभ हो चुका था, उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन, जिसको हम HRA कहते हैं, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आज़ाद की जो है का एक संगठन था जिसके तहत ये लोग भारतीय क्रांतिकारियों को ट्रेंड करते थे और उनको जो है आंदोलनों में कैसे भाग लेना है, कैसे हिस्सा लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों को बताई जाती थी। तो इसको किसने स्थापित किया था? HRA को या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को चंद्रशेखर आज़ाद ने स्थापित किया था। सरदार भगत सिंह भी इसी का हिस्सा थे। और महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो जब असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब असहयोग आंदोलन चला था तो असहयोग आंदोलन के समय सभी लोग खुश थे। और जैसे ही इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो सरदार भगत सिंह जो है तुरंत चंद्रशेखर आज़ाद से मिलते हैं और HRA में सम्मिलित हो जाते हैं। HRA में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन जो है सन 2015 में किया गया था। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि नीति आयोग कोई नई संस्था नहीं है। नीति आयोग 1950 में स्थापित किया गया था योजना आयोग, और इसी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसी योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो अगर नीति आयोग पूछेगा आपसे तो 1 जनवरी 2015, बाकी अगर योजना आयोग पूछ रहा है तो आपको 1985 लगाना पड़ेगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, और 1953 में वही भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। बहुत सारी घटनाएं थीं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन होता है ये इस प्रकार से लिखा, तो इसका मतलब यह है कि इसका जो भी अध्यक्ष होता है वो पदेन होता है। पदेन का मतलब ये जो पद है, मतलब ये जो नीति आयोग का अध्यक्ष है ये किसी पद के लिए है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, विशेष पद के लिए है। तो किस पद के लिए? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न न दे करके जो है डायरेक्ट ऑनलाइनर टाइप में दे दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और फिर यहीं पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है पंजाब में अमृतसर में एक जो स्वर्ण मंदिर जो होता है, स्वर्ण मंदिर में एक सैन्य कार्यवाही से इसका संबंध है। और इसी सैन्य कार्यवाही या ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम के रूप में ही हम कह लें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलाए जाने से पंजाब के जो लोग थे
वो इंदिरा गांधी जी से काफ़ी असंतुष्ट हो गए और इसी के ऑपरेशन ब्लू स्टार के जस्ट बाद जो है इंदिरा गांधी जी की 1984 में हत्या कर दी जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान में कहाँ निहित हैं, ये अगला प्रश्न हमारा है। तो कहाँ निहित हैं? तो मूल अधिकारों में बिल्कुल भी नहीं निहित हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, इनको एक बार देख लें। तो अनुच्छेद 12 से 35 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्यों की अगर बात करेंगे तो 51A में है और ये तो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान में कहाँ निहित हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, याद रखिएगा। तारीख थी 9 जनवरी 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस वर्ष के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान की मांग कब की गई थी। तो सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई थी? तो मांग की गई थी जिन्ना के द्वारा मांग की गई थी। कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1940 में। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो पाकिस्तान शब्द है, इस पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किस व्यक्ति के द्वारा हुई थी? तो उन व्यक्ति का नाम था चौधरी रहमत अली। इन्होंने पाकिस्तान शब्द की रचना की थी या पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। पाकिस्तान शब्द जो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, ये 1933 में गढ़ा था, इसको भी याद रखिएगा। बाकी 1906 दिया गया है, तो 1906 में अब याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1947, तो 1947 वह वर्ष था जिस वर्ष भारत को आज़ादी मिली, लेकिन पाकिस्तान बंटवारे के साथ। कई सारे फैक्ट इस प्रश्न में थे। अब अगला प्रश्न हमारा, और ये लास्ट प्रश्न होगा, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। 213 ये राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। ये राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। और अगर हम बात करें 148, तो 148 में है, 148 में जो है इसमें कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में बात की गई है। तो एक ही अनुच्छेद बचता है हमारा, अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 जो है ये चुनाव से संबंधित प्रावधानों को बताता है। और ये संविधान के अनुच्छेद 324 जो है ये संविधान के अनुच्छेद जो है भाग 15 में आता है। कौन सा भाग होता है? भाग 15। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक ये निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। तो आप देख लेंगे कि 324 जो है इसी भाग 15 का हिस्सा है। तो भाग 15 में जो भी चीज़ें आती हैं वो सभी निर्वाचन से ही संबंधित हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी फैक्ट आपने देखे हैं आज सब समझ में आए होंगे। और बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपको आते होंगे, कुछ प्रश्न नए भी होंगे, तो ऐसा तो खैर चलता रहेगा। पढ़ना भी ज़रूरी है, रिवीजन भी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।